आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार आप शामिल होने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, तो हमारे साथ लगातार जुड़िएगा, क्योंकि पेपर 2 यानी जनरल स्टडी में जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस संभावित प्रश्न जो है हम लगातार देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। ये पहला पार्ट रहेगा। इसी प्रकार से जीके जीएस का इंपॉर्टेंट संभावित जो प्रश्न रहेंगे वो सारे जो है पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारे साथ लगातार जुड़िएगा। टीआरई बीपीएससी 4.0 में आपका सिलेक्शन निश्चित रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, अभी तक यदि आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर पहला देखेंगे जीके का जो क्वेश्चन आपके संभावित रहेगा एग्जाम के लिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। 4 ऑप्शन दिया है, उसको सबसे पहले बताना है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। ठीक है, बंटीपुर चिमसठ सुधार जो है मार्च 1919 में। दूसरा में लखनऊ समझौता 1916, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919, असहयोग आंदोलन को वापस लेना 12 फरवरी 1922। इसमें तो डेट लिखा हुआ है तो आसानी से आप लगा सकते हैं कि कौन सा क्रमानुसार होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको ईस्वी नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट ऐसा लिखा रहता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, इस प्रकार से। तो उसको कालानुक्रम आपको लगाना है, तो ऐसे में आपको डिटेल से याद रखना है ईस्वी के साथ। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ था, ठीक है, 1916 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले हो जाएगा लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है हस्तक्षेप के अनुसार हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा यदि बात की जाए तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919 में हुआ था, तो ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा, दूसरा में पहला आ जाएगा। ठीक है, यानी इस नियम के पारित होने के समय मॉन्टेगो जो थे वो भारत के सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड थे भारत का वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार या मार्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर की बात की जाए तो तीसरा नंबर में आता है खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और चौथा नंबर में आएगा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, यानी 12 फरवरी 1922। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर को चयनित करना है। ठीक है, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, यदि पहली बार यदि टीआरई 4.0 में शामिल हो रहे हैं आप, तो वहाँ जो है आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा ओमर सीट पर। ठीक है, 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से पैटर्न पर एग्ज़ाम पूछे जाने वाले हैं, उसी एकदम सेम पैटर्न पर आधारित जो है आपको मैं लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ABCDE तक दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से कला अनुसार जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में आपको गलत उत्तर का चयनित करना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि किसका गठन जो है, इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका गठन जो है 1935 में हुआ था। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था उसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और इसका जो गठन हुआ था वो 1900 कब में हुआ था, इसका गठन जो हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में इसका गठन किया था। ऑप्शन नंबर 2 में 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़ना है। यह गठन किसानों के हित के लिए कार्यरत था, बिल्कुल सही है। इसलिए था क्योंकि इसका उद्देश्य था कि उनके आदिवासी अधिकारों पर जमींदार हमले के खिलाफ किसान शिकायतों को उठाना और भारत में किसानों के आंदोलन को बढ़ावा देना। ठीक है,
वर्ष 1936 में बात की जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है और एनजी रंगा को प्रथम सचिव भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन के बारे में गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रिशदी का उल्लेख किया था? बिपिन चंद्रा ने, जे.डी. हॉलबेक ने, गुलाम हुसैन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेड हॉलबेक ने किया था ब्लैक होल त्रिशदी का घटना के बारे में उल्लेख। ठीक है, थोड़ा सा विस्तारपूर्वक जानते हैं। बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे उत्तराधिकारी बनाता है। अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज को 1740 ईस्वी में हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है कि इसी घटना को जो ब्लैक होल त्रिशदी का घटना जो था वो इसी घटना को कोलकाता के ब्लैक होल त्रिशदी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि गोबी मरुस्थल का विस्तार क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है गोबी मरुस्थल का विस्तार क्या है? तो गोबी जो मरुस्थल है वो सबसे पहले आपको जानना है, ये एशिया में है। ठीक है, एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप में, और ये महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आप जान सकते हैं, सबसे बड़ा, इसको याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जिसका विस्तार जो है मंगोलिया और चीन के बीच में, मंगोलिया और चीन के बीच में इसका विस्तार है। ठीक है, यदि बात किया जाए कि विश्व में, ये तो एशिया में महाद्वीप है, यदि आपको पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सारा मरुस्थल। सारा मरुस्थल जो होगा विश्व का सबसे बड़ा है, और ये जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, यानी उत्तर अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो बोलिएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कलाहारी मरुस्थल पूछेगा अफ्रीका मध्य में यानी बोत्सवाना में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी चिली यानी दक्षिण अमेरिका में। सारी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल का विस्तार जो होगा मंगोलिया और चीन के बीच में होगा, एशिया का जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? जब दांडी मार्च हुआ था उस समय गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 78 थे। कितने थे? 78। दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो 78 थे। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? ऑप्शन नंबर में है संजीवनी, संध्या, स्वदेश मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी। संजीवनी जो पुस्तक थे उसी में सबसे पहले ये उल्लेख था। ठीक है, और इसका संपादक यदि आपसे पूछा जाएगा संपादक, ठीक है, इसका संपादक कौन था? संजीवनी पुस्तक बोलते रहे समाचार पत्र का जो संपादक था वो कौन था? तो कृष्ण कुमार, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ये थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया था जब 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, उसी समय ये घोषणा हुआ था कि बंगाल के पूर्व तथा पश्चिम भाग में बट गया, और
1905 में ही के दिन जो है समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन माना जाता है, संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। गुरु अर्जुन देव कौन थे? ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, ये सिखों के कितने गुरु थे? 5वें गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वीर को संकलित किया और उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तो गुरु नानक देव का यदि पूछा जाएगा तो तलवंडी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में इसके साथ मौजूद नहीं थे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थी, नरहरि पाखरी थे, मजहूरुल हक थे, कस्तूरबा गांधी भी इसके साथ थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना अजहरुल हक थे, CR चित्तरंजन दास नहीं थे। ठीक है, CR दास नहीं थे, इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर पूछा कि मौजूद नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चंपारण जो थे वो भारत के बिहार के राज्य का ही एक जिला है जिसे नील की खेती बड़े पैमाने पर होती है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से साइंस का शुरू हो जाता है, जो आपको 8 क्वेश्चन साइंस से पूछने वाला है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो संभावित प्रश्न है वो सारी चीज़ हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 9 में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं? आपको पहले पता होना चाहिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब होता है सर्वग्राही, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। ठीक है, तो सर्वग्राही किसको बोलते हैं? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो 5 ऑप्शन दिया है। AB है, ब्लड ग्रुप है, O है, A है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो AB रक्त है, सबसे पहले हम AB की बात किया जाए तो AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप यानी O हो, A हो, B हो, AB व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यानी AB जिसका ब्लड ग्रुप हो वो O से भी ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से ले सकता है, AB से भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन देता है किसको है? ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन देता किसको है? सिर्फ A और B को ही दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो AB भी है, O भी है, A भी है। ठीक है, ये सारे जो है रक्त समूह जो है AB एक्सेप्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग 4 में जा सकते हैं। क्लियर है? किसी का डाउट इसमें? किसी का डाउट है क्या इसमें? किसी से डाउट है? किसी का डाउट? किसी का डाउट इसमें? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें हालांकि ए भी आता है पूरी तरह से। ठीक है, ए भी ब्लड आता है, लेकिन यहाँ पर ले रहा है अलग अलग से। ठीक है, ए से भी ले रहा है, बी से ले रहा है, लेकिन यहाँ से देखा जाए
तो ए यदि नहीं यहाँ पर रहता तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी हो जाता। ठीक है, अब सर्व एक होता है सर्वदाता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसको यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को। जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप होता है वो व्यक्ति किसी भी ब्लड समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है ना, प्रदान कर सकता है, दे सकता है, लेकिन वो ही से सिर्फ ले सकता है। वो ब्लड ग्रुप वाले सभी को दे सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति किसी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, लेकिन वो ही ब्लड ग्रुप को ही ले सकता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए उसको दाता कहते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्विलिंगिक पुष्प इनमें से है। ऑप्शन है पपीता है, ककड़ी है, टमाटर है, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। द्विलिंगिक पुष्प किसको बोलते हैं पहले आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है आपका एक लिंगिक और एक होता है द्विलिंगिक। एक लिंगिक होता है वैसे फूल जिसको पुष्कर और स्त्रीकेसर में से केवल एक ही भाग होता है, जैसे तरबूज हो गया, पपीता हो गया। तो पपीता क्या हो जाएगा यहाँ पर? पपीता जो होगा वो होगा एक लिंगिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक लिंगिक पुष्प होता है। एक लिंगिक पुष्प किसको बोलते हैं? पपीता को बोलते हैं, तरबूज को बोलते हैं, जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर जो होता है उनमें से केवल एक ही भाग में होता है। ठीक है, क्लियर है? हालांकि पपीता आ जाएगा। और ककड़ी यदि है तो ककड़ी की भी देखा जाए तो एक लिंगिक में ही आता है। ककड़ी हो गया, कद्दू का फूल हो गया, है ना, तरबूज हो गया, तो ककड़ी भी आ जाएगा एक लिंगिक में ही, एक लिंगिक पुष्प में ही आ जाएगा। जबकि टमाटर में देखा जाए तो टमाटर में क्या होता है कि पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होता है, इसलिए इसे द्विलिंगिक कहते हैं। जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, गुलाब हो गया, सरसों हो गया, है ना, सारा चीज़। तो ये आपका हो गया द्विलिंगिक पुष्प। तो आप लोग चाहे तो आप लोग लिख के रख सकते हैं एक लिंगिक में कौन कौन सा आएंगे, जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर जो होता है में से केवल एक भाग में होता है। तरबूज, पपीता, कद्दू का फूल, ककड़ी, पपीता, तरबूज, ये सब आएगा। ठीक है, बाकी यदि द्विलिंगिक देखा जाए तो ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों हो, जैसे टमाटर हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, बैगन हो गया, ये सब। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि एसिटिक एसिड का सूत्र इनमें से कौन सा है? एसिटिक एसिड का इनमें से सूत्र कौन सा है? आपको मालूम होना चाहिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। क्लियर? तो इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 CH4 जो होता है उसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। ठीक है, CH4 किसको बोलते हैं? मीथेन गैस को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पेयजल की शुद्धिकरण करने के लिए किए जाते हैं। जैसे पीने का पानी होता है तो कहीं ऐसा जगह होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन निकलता हो। ठीक है, जैसे चापाकल का पानी हो, कहीं कहीं ऐसे जगह पर हो जैसे आपका ज़्यादातर आयरन की मात्रा हो। ठीक है, तो वैसे में जो फिल्टरेशन किया जाता है, ठीक है, या मार्केट में आप लोग बोतल वाला देखते होंगे पानी जो मिलता है, ठीक है, बाज़ार में, उसको फिल्टरेशन करके मार्केट में बोतल के रूप में पैक करके भेजा जाता है। तो उसको किस प्रकार से फिल्ट्रेशन किया जाता है? जनरली यदि आप लोग फिल्ट्रेशन करें, वो तो मशीनी थ्रू से होता है जो बोतल वाला होता है। ठीक है, ऐसे जनरली जो आप लोग पीने वाला पानी को फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उबाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना है। एक तो फिटकरी द्वारा से इसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है अमोनियम सल्फेट, इससे भी आप कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? अमोनियम सल्फेट से भी आप फिल्ट्रेशन, पानी का फिल्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद COS4 × 5H2 जो है उसको हम बोलते हैं ब्लू बैटरी रोल।
ब्लू पेट्रोल क्या होता है, इसे कवकनाशक के रूप में प्रयोग होता है। ब्लू पेट्रोल को प्रयोग होता है कवकनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, क्लियर है। और एल्युमिनियम सल्फेट का जो प्रयोग होता है वो जेल का प्रयोग शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फिट कर से भी होता है, क्लियर है। अगला जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, तो कह रहा है कि थर्मोप्लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से थर्मोप्लास्ट कौन सा है। पीवीसी है, बेकलाइट है, नायलॉन है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्ट है, ठीक है। तो पीवीसी जो होता है, पॉलीविनाइल जो होता है वो आपका थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है, और दूसरा होता है नायलॉन, ठीक है। जबकि बेकलाइट जो होता है वो थर्मो सेटिंग होता है, ठीक है, सेटिंग होता है, थर्मो सेटिंग बेकलाइट होता है, ठीक है, मेलामाइन आता है, क्लियर है। जबकि पीवीसी और नायलॉन जो होता है वो आपका थर्मोप्लास्टिक का अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, प्रोटीन को, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें कह रहा है कि ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। आपको बताना है कि ऊर्जा करेंसी किसको कहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग डिटेल्स में पढ़े हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिएगा, और डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको मन में संकोच होगा। इसलिए हमारे साथ लगातार आपको जुड़ना है, ठीक है, एग्जाम तक। अब यहाँ पर हम यदि बात किए जाए, हम यदि बात करेंगे कि ऊर्जा करेंसी, एक होता है ऊर्जा ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछा गया ऊर्जा करेंसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी, ठीक है, एड्रो ट्राईफॉस्फेट इसका, ठीक है, एड्रो ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। एडीपी से एटीपी का रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस में प्रयोग होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी जो होता है ना, एडीपी से सीधा ट्रांसफर होकर एटीपी बन जाता है, और इसका रूपांतरण कौन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है, क्लियर है। और प्रोटीन जो होता है उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जूल किसका ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का, कार्य का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कि जूल किसका ऐसा ही मात्रक है। एक तो होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, और दूसरा जो होता है कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। जबकि शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो उसका होता है वाट, पढ़े होंगे, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। और शक्ति का सबसे बड़ा एक वाट होता है जिसको हम लोग व्यावसायिक मात्रा भी कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर, जो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो जूल जो होगा एक तो ऊर्जा का होगा, दूसरा होगा कार्य। अब ऊर्जा किसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। और वर्क क्या होता है, जब किसी वस्तु द्वारा जब कोई वस्तु द्वारा बल लगता है और वह वस्तु विस्थापित होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य हुआ, ठीक है। यानी वर्क जो होता है वो होता है W=Fx होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी ऐसे तो होता है E होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। यदि आपको काइनेटिक एनर्जी के पूछा जाए यूनिट तो भी जोला बताइएगा,
और पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा आपका जूल। ठीक है, क्लियर है। लेकिन दोनों को अलग अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी में होता है बहता हुआ पानी में, और ठहरा हुआ पानी में पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला भी अंतर है। जैसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ठीक है, अब यहाँ पर mgh भी अलग अलग डिपेंड करेगा कि त्वरण के साथ एक्सेलरेशन g के साथ ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रहा है, तो वहाँ पर आप mg की जगह पर a भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्मॉल a। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और फोर्स तो हम बता ही दिए हैं कि ये फोर्स नहीं, वर्क जो होता है W=Fx। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जूल जो होता है इसका ऐसे मात्र ऊर्जा का भी होता है और वर्क का यानी कार्य का भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की खोज किसने किया था। हालांकि कब किया था यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टिक की खोज 1940, 1942, 1840, 1842, 1846 उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक की खोज किसने किया था सबसे पहले जान लीजिए। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है जर्मन का एक वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसको बोल सकते हैं, उसका नाम था क्रिश्चियन। उसका नाम था क्रिश्चियन सानबिन। क्रिश्चियन सानबिन था। ठीक है, प्लास्टिक की खोज जर्मन के एक प्रसिद्ध थे जिसका नाम था क्रिश्चियन सानबिन। उन्होंने प्लास्टिक की खोज किया था 1846 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1846 इसमें हुआ था। प्लास्टिक जो होता है वो बड़े भाग का कार्बन पदार्थ होता है इसमें। ठीक है, प्लास्टिक ग्रीक भाषा के प्लास्टिको शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है ढकना। ऐसे तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वही उसे कहते हैं जिसे बार बार गर्म करने पर वो ढीला हो जाता है। ठीक है, उसको थर्मोप्लास्टिक होता है। जैसे पीवीसी वाला पाइप लाते हैं ना, तो उसको हीट करते हैं तो वो पिघल थोड़ा भी जाता है, ढीले हो जाता है, फिर उसको सेट करते हैं ना अदर पाइप लगा के, उसमें नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, थर्मोसेटिंग जो दूसरा प्लास्टिक होता है उसमें केवल एक बार गर्म कर डाला जाता है। ठीक है, इसमें केवल एक बार गर्म कर डाला जाता है, जैसे हम बोलते हैं बेकलाइट। ठीक है, मेलामाइन। ठीक है, तो ये दो प्रकार का प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक अजैविक नवीनीकृत पदार्थ भी होता है। ठीक है, अजैविक होता है, जैविक नहीं अजैविक, जैसे चमड़ा हो गया, मलमूत्र हो गया, कागज हो गया, जैव नवीनीकृत पदार्थ, ये सब। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, और खोज कब हुआ था? 1846 में। किसने किया था? क्रिश्चियन और सानबिन ने किया था, सानबिन में। ठीक है, जर्मनी के प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इस प्रकार से लगातार अपडेट आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।